नमस्कार साथियों, आपका एकेडमिक डिजिटल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहले ही आपसे वादा कर चुके हैं कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक सभी विषयों को आपके लिए हम लोग लेकर के आएंगे इस चैनल के माध्यम से। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, भारत, भूमि एवं लोक। तो क्लास 9 के भूगोल का क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे और इसके तहत आप लोग को जैसे पता है कि बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ाई करेंगे। बताया जा चुका है कि एनसीईआरटी चूँकि यह सबसे प्रमाणित बुक है और ज़्यादातर परीक्षाएं इसी के आधार पर होती हैं, तो इसके तहत हम लोग शुरू करेंगे। आज का लेसन है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में हम लोग देखेंगे, इसको दो भागों में बांटा गया है पूरे पुस्तक को, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में पहला लेसन है स्थिति एवं विस्तार, दूसरा लेसन है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तो चलिए पहले हम लोग लेसन शुरू करते हैं स्थिति एवं विस्तार को, ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए, इसके तहत स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह कई बार प्रश्न आता है कि हमारा देश प्राचीन संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत की समृद्ध विविधता, प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। देखिए, जब भी बात भारत की आती है तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता उसमें प्रमुखता से उभर करके बाहर आता है। चूंकि भारत, जिसको इंडिया भी कहा जाता है, वो इंडस रिवर के नाम पे ही पड़ी हुई है, इसलिए जब भी बात भारत की होती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो जरूर आएगा प्रकाश में। तो कह रहे कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व में जो लोकतंत्र आया उसकी शुरुआत हमारे वैशाली से ही शुरू हुआ था, और सर्वप्रथम इसका इतिहास यहीं से हमें ज्ञात होता है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, मतलब समुद्र का भी नाम पड़ा हुआ है, जिसका नाम है हिंद महासागर। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। यह सच है। यदि आज़ादी के बाद देखा जाए तो भारत का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, और इसमें भी 90 के दशक के बाद हम लोग देखेंगे तो यह एक अभूतपूर्व प्रगति हुई है। कहा जाता है कि 90 के दशक तक हम लोग की ऐसी स्थिति हो गई थी कि दुनिया के बहुत सारे देश यह कह रहे थे कि भारत फिर से गुलाम हो जाएगा और अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा था। किंतु 90 के दशक में भारत की स्थिति जब पुनः खराब होने लगी तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता और अर्थशास्त्री लोग बैठ कर के यह डिस्कस किए कि क्या किया जाए, और उसके लिए एलपीजी, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एलपीजी क्या है। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यही एलपीजी शॉर्टकट में कहा जाता है, उसको लाया गया, और उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो कह रहा है कि बहुत तेजी से हुआ है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सामग्रिक विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। यह सच्चाई है कि भारत जैसे महान देश, लेकिन हम लोग की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज़ादी से अब तक हमारी देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3 टाइम राइज कर गई है, 3 गुना हो गई है।
है। तो यह अपने आप में एक चिंता की विषय है कि जितना तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे देश के संसाधन नहीं। चलिए अभी हम लोग जानेंगे, स्थिति देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। स्थिति मतलब लोकेशन, कहाँ पे है भारत। यदि ग्लोब पे हम लोग भारत को ढूंढना चाहें तो कहाँ पे मिलेगा, तो करेंगे भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग, इसको मैंने बताया था कि गोल को डिग्री और ये जो कॉमा की तरह दिख रहा है इसको हम लोग मिनट पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यह भारत का लोकेशन है मैप पे या ग्लोब पे। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में मुख्य भूमि के अतिरिक्त बहुत सारे द्वीप समूह कहा जाता है, तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ दक्षिणतम बिंदु क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे दक्षिण में ही समुद्र है। ऊपर में तो लैंडलॉक है, तो लैंडलॉक है तो आगे पीछे बाउंड्री नहीं होगी, वो फिक्स होती है। लेकिन दक्षिण में समुद्र है तो समुद्र में बहुत सारे आइलैंड हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब आपके मन में होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो यह बंगाल की खाड़ी में है। आगे हम लोग मैप पे भी देखेंगे कि ये कहाँ है क्या है, लेकिन आप पहले बातों को समझते चलिए, फिर मैं मैप दिखा करके आपको समझाऊंगा। करेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है, भारत के बीचों बीच गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। किसे बांटती है? भारत को। तो भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में क्लियर हो जाएगा आपको। आइए मैप देखते हैं। ये मैप को रुकिए मैं छोटा करके आपको दिखाता हूं ताकि आप लोग एक बार में समझ पाइए कि क्या है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर के 8 मिनट 4 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, और इसी तरह से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट तक ये हमारा मुख्य लैंड एरिया है, मुख्य भूमि है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अंडमान निकोबार, ये देख पा रहे हैं मेरे कर्सर के माध्यम से, ये छोटे छोटे पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, ये है अंडमान। इधर में देखिए यहाँ पे लिखा भी है लक्षद्वीप, और इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको अच्छा से समझ पाइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए थोड़ा मैप में बड़ा हो गया है, ये छोटे छोटे जो हैं ये देखने में भले ही बहुत छोटे लग रहे हो, लेकिन वास्तव में यहीं पे भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रेट निकोबार। तो इसके तहत यहाँ सबसे लास्ट में जो पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इधर में लक्षद्वीप। तो यहाँ पे अभी उसको डॉट डॉट में नहीं दिखाया है, बट यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये बहुत सारे हमारे समुद्री एरिया को कवर करते हैं। अब आइए इसका हम लोग साइज को देखेंगे।